और इस मंच पर जिस पर आसीन हो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जैसी शख्सियत जो शिक्षा के महत्व को समझते हैं, कम उम्र से न केवल कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा के दर्शन होने लगे बल्कि आपकी सौम्यता और नेतृत्व क्षमता आज पूरा देश मध्य प्रदेश को जिस तरह स्टेट के तौर पर उभारने के लिए आपके प्रयास हैं वो हम देख रहे हैं। तो अब उन्हें सुनने की, उनके मार्गदर्शन की, आप तक पहुंचाने की बारी है। तो मैं आदरणीय मंच को अब उन्हें समर्पित करता हूं। उनके और आपके बीच में मॉडरेटर की भूमिका रविकांत मित्तल जी, एडिटर इन चीफ IBC 24 वो निभाने वाले हैं। मैं उनसे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मंचासीन रहें और श्री सुरेश गोयल सर और दिनेश गोयल सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हम नीचे से इस कक्षा का आनंद लेते हैं। आइए, मंच समर्पित करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और रविकांत मित्तल जी, एडिटर इन चीफ IBC 24। जोरदार तालियां हो जाएं प्रतिभाशाली बेटियों के लिए, तालियां हो जाएं उनके गुरुदेव के लिए। और अब सुनते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री जी, आप हमारे बीच में हैं। आपने देखा कितनी प्रतिभावान बच्चियां हैं अपने राज्य में और गर्व होता है हमें। गर्व हमें इस बात का भी होता है कि कल जब हम भोपाल आ रहे थे तो हम उज्जैन होते हुए आए और जब हम उज्जैन में घुसे तो हमने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ था मोदी जी का विजन, मोहन जी का मिशन। और किस तरीके से आप उस मिशन को कंप्लीट कर रहे हैं ये हमने कल देखा जब रिकॉर्ड में CM साहब से कह रहा था कि जिस तरह की तेजी आप दिखा रहे हैं। देखिए, प्रोग्राम का टाइम था 1 बजे, 12:45 पर CM साहब यहाँ पर आ गए 15 मिनट पहले। उसके पहले कल जिसके लिए रक्षा मंत्री जी आए हुए थे यहाँ पर और जो कारखाने का उद्घाटन हुआ वो सुपर फास्ट ट्रेनों के लिए वहाँ पे डब्बे बनेंगे, मेट्रो के लिए बनेंगे, लेकिन उसका काम उतना सुपर फास्ट तरीके से हुआ कि 6 महीने के अंदर MOU हो गया, जमीन आवंटन हो गई और भैया तुम बताओ, हम तुम्हारे घर आके देके आते हैं आवंटन, और वो उसका उद्घाटन हो गया। और कहा जा रहा है कि 18 महीने के अंदर पहला डब्बा वहाँ से बाहर निकल के पटरियों पर चलने लगेगा। सर, ये जो इतनी आपने तेजी दिखाई है, मैं बता दूं, इसके साथ और ऐड करना चाहूँगा क्योंकि ये जो बच्चियां हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि 7 रीजनल कॉन्क्लेव किए पिछले सालों में, हम उसके लगातार प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। मतलब 7 तो केवल मध्य प्रदेश में किए, उसके बाद देश में गए, वो भी 7 बड़े शहरों में गए और उससे ही उनका मन नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, विदेश गए, 4 विदेश यात्रा की, वहाँ पर राज्य के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट लाया, निवेश लाया। तो सर, ये जो आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो बच्चे हैं, तो अभी आप इस साल निवेश लिया है इतना सारा और ये बच्चे 3 साल में नौकरी योग्य हो जाएंगे। तो क्या कोशिश ये है कि ये जो प्रतिभावान बच्चे अपने प्रदेश में रहें, इनको यहीं नौकरी मिले, जिस तरीके का निवेश आप लेके आ रहे हैं उससे? निश्चित रूप से आप जो कह रहे हो वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैं केवल इनसे अभी सर्टिफिकेट देके चुपचाप नहीं था। मैं हर एक से पूछता जा रहा था कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो मुझे ध्यान में आया कि 70% CA बनना चाहते हैं। तो जब ये CA बनेंगे तो काम तो मिलना चाहिए ना इनको, इसलिए इनके मैं शुभकामना दे रहा हूँ। तो सर, फोकस किस तरीके का है मध्य प्रदेश में? हम देखते रहे मेरे पास तो ये फोकस से मेरा दिमाग थोड़ा दूसरी तरफ जा रहा है। मैं पहले उस पर बात कर लूँ? जी बिल्कुल। मैं आंकड़ा देख रहा था, जितनी बच्चियाँ 66 बच्चियाँ आई, 66 बच्ची में से एक ने कहा कि मैं नेता बनना चाहती, बड़ी मुश्किल से 12 बच्चियों ने कहा कि मैं IAS बनना चाहती हूँ। एक ने कहा मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ, एक ने कहा मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, बाकी ने इंजीनियर बनना है, CA बनना है। और मैं ये भी सुनना चाह रहा था कि कोई ये कहे कि मैं उद्योगपति बनना चाहती हूँ, वो भी नहीं निकला मुंह से। तो मैं कुछ अपना इस पूरे समीकरण से मेरे मन को जो जोड़ पा रहा था, देख पा रहा था। डॉक्टर बनने वाली भी 12 बच्चियाँ निकली जो डॉक्टर बनना चाहती है। उन्होंने कहा हम अपने मेडिकल व्यवसाय में जाना चाहेंगे। ये बहुत मेरी ओर से पहले तो शुभकामना सभी को, अपने सारी बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामना। और जो टॉप आई बच्ची प्रियल, उसने अपनी कुछ कठिनाई बताई कि उसकी 2 चुनौतियां थी, पर उन्होंने कहा उसको कहाँ पढ़ने जाना। तो उन्होंने मुझे जाना तो VIT यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ कुछ कठिनाई के कारण। तो मैं उसको आश्वस्त करता हूँ, उसको VIT में एडमिशन दिला देंगे किसी हालत में।
उसका जो प्रबंधन करना हम करेंगे, लेकिन वो वीआईटी में उसकी इच्छा है तो हमारे राज्य के गौरव है, वो सबसे अधिक मार्क्स लेके आई है, तो मैं उसके लिए शुभकामना भी देता हूँ और बधाई देता हूँ। अब ये जरूर अब आपका प्रश्न उत्तर का विषय जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, ये एक छोटी सी हमारी भी कोशिश रहती है कि उनकी इस समय हम थोड़ी मदद कर सकें। और मुझे याद है कि पिछली बार चूंकि आपने बहुत सारी स्कीम चलाई हुई हैं बच्चियों ने, तो वो कई बार आपको बोल रही थी कि हम आपसे पहले दोबारा मिल रहे हैं, पहले हम संसाधन में मिल। ये लैपटॉप वाली है ना बच्चियाँ, बताओ लैपटॉप किस किस को मिला है? क्या बात है, देखिए लगभग हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात और है। अभी स्कूटी भी मिलने वाली है आप लोगों को। कौन कौन को स्कूटी मिलने वाली? जो स्कूल देखो सबको स्कूटी मिलने वाली। क्या बात है। तो ये एक अच्छा, इनसे इन लोग को बल मिलता है और आगे काम पढ़ने के लिए एक वो बल मिलता है इनको। एक जिस तरह से हमने देखा कि आपका फोकस मध्य प्रदेश को हम लगातार देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर फोकस ज़्यादा रहा यहाँ पर, कृषि बहुत है और अच्छी भी कृषि है। लेकिन मैं आपका एक मिशन देख रहा हूँ कि आप इसको, कृषि तो रहना ही चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी आप इसको बढ़ाना चाहते हैं। उसके पीछे क्या सोच है? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा, उनकी सरकार की तरफ देखना पड़ेगा। और सच्चे अर्थों में हम पॉलिटिशियन, हमारे लिए, हम जहाँ से निर्वाचित होकर आते हैं, जिस देश में हम अपने अपने, अब तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है, सारे इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हम देखो और दूसरे दुनिया के देशों की तरफ से हमारे देश में किस बात की कमी है? आप बताओ, अभी जिससे हमारी झंझट चल रही है उनकी आबादी कितनी है और हमारी आबादी कितनी है? आपको अंदाज ध्यान में आ जाएगा। बिल्कुल हाँ। और एक इजराइल जैसा देश है जिसकी खुद की 1 करोड़ आबादी भी नहीं है, लेकिन वो देश की, दुनिया के लिए एक आदर्श देश बनता है कि उसके दुश्मनों को, वो आसमान में हो या पाताल में हो, दुश्मन देश के अंदर घर में हो या कहीं बाजार में घूमता हुआ या कहीं खिड़की से झांकता हुआ हो, आप खिड़की से सुबह सुबह कोई झांकने आ रहा है तब भी उसके दुश्मन पर निगाह रखता है कि उसके दुश्मन की सांस अगली वो ग्रहण नहीं करे, वो टपकाने में विश्वास करता है। ये अपने दुश्मनों के प्रति देश के नागरिकों का जब करते हुए बनता है। और उसके उलट इजराइल जैसे देश में 7 इंची बारिश नहीं होती है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट क्या जबरदस्त इजराइल की है। ये हमको सीखने की बात है। परमात्मा ने मध्य प्रदेश को सब कुछ दिया, देश को सब कुछ दिया। ये तो माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये पॉलिटिशियन बनने की बात बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ आप सबको भी, कि हमारे बीच में से निर्मला सीतारमण, अब आप उनका अंदाज लगा लो कैसी परिस्थिति से वो निकल के हमारी आज वित्त मंत्री बनती। एक एक पैसे का सदुपयोग इस देश के लिए कैसे हो सकता है, और एक एक व्यक्ति से बात आंख में आंख डाल करके जिस ढंग से वो बजट बनाती हैं, अच्छे कामों के लिए कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर व्यवस्था के खिलाफ जा रहा है तो कोई राज्य, भले ही उनके दल का हो या विरोधी दल का हो, दोनों के लिए समान निगाह से काम करने का जो हमारे माननीय मंत्रिमंडल मोदी जी का है, उसके अंदर जो काम कर रहे हैं, मैं आप में से कई निर्मला सीतारमण देख रहा हूँ, आप में से आपको मौका मिलेगा। हमारे कई सारे नाम ऐसे, उन नामों को अगर अपन देखेंगे, क्योंकि हमारी तो संस्कृति ये मात्र प्रधान संस्कृति है। दुनिया के देश ऐसे हैं जो पुरुष प्रधान है, वो अपने देश को कभी वो माता की जय नहीं बोलते, हम तो माता की जय वाले हैं। हम तो नवग्रह में से वसुधा को अपनी माता से जोड़ते हैं, तो हमने नवग्रह में भी माता देखी है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आज के इस दौर में जिस प्रकार की आपकी आईबीसी ने ये प्रोत्साहन दिया, मैं आपको बधाई देता हूँ, जोरदार अभिनंदन। ये आईबीसी और उनसे जुड़े हुए सारे प्रायोजकों, माननीय अग्रवाल साहब का और आप सबका भी अभिनंदन है कि हमने अपने आमतौर पर चैनल के लिए, चैनल की व्यवस्थाओं के लिए बहुत सारे प्रकार के कार्यक्रम बनते हैं, लेकिन विगत 10 साल से आपने ये अभिनंदन का कार्यक्रम चलाया है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश की सारी बहनों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपने जो सपना देखा आगे बढ़ो, लेकिन देश से जुड़ करके चलना। आपके लिए हमारी सरकार काम कर रही है, माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। आप बताओ 1947 में देश आज़ाद हुआ, देश का नंबर 15 नंबर पे था बेटा, चैट जीपीटी खोल के देख लेना। आर्थिक रूप से भारत का नंबर 15वें नंबर पे था, लेकिन उल्टा घूमते हुए चक्र हम नीचे से 5 नंबर पे आ गए थे।
एक समय तो ऐसा है कि सोना गिरवे रखना पड़ा हमारा। कितना लज्जाजनक घटनाक्रम है वो। हम में से कई लोग उसके आसपास के हैं और आप लोग शायद उस समय पैदा हुई होगी, लेकिन वो दौर है। और कितने ज्ञानी विज्ञानी, आप बताओ, पढ़ने लिखने की केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, जो गए भगवान के यहाँ, अब उनकी क्या बात करना। लेकिन जो इस देश के गवर्नर रहे, वित्त मंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जिस बात का प्रश्न राजीव गांधी ने उठाया था कि मैं अगर 1 रुपया पहुंचाता हूं दिल्ली से जी, तो गरीब आदमी के खाते में 15 पैसे पहुंचते हैं, वो दर्द उनके मन में था, पर वो कोई उनकी चैनल नहीं मिल रही थी। मैकेनिकल कोई सिस्टम ऐसा नहीं बन रहा है, मैकेनिज्म, कि वो उनके हक की चीज़ उन तक पहुंचा दे। बिल्कुल। और देखो आनंद की बात, एक इतने फॉरेन डिग्री वाले, वित्त की डिग्री वाले को मालूम नहीं कि बैंक अकाउंट खोल दो 0 पैसे में, उसका खाते में पैसा परबारे पहुंच जाएगा। ये चाय वाले को मालूम है। तो इसमें कोई सीए नहीं लगा है। जिसके हक का पैसा, केवल बैंक अकाउंट खोल दो। उसके पहले बैंक वाले फ्री में अकाउंट खोलते ही नहीं थे। किसी बैंक वाले के पास, जहाँ मोदी जी की सरकार के पहले बैंक वाले अकाउंट खोलने के लिए 25 तरह के कागज मांगते थे, उसका अपनी बैलेंस शीट और ये क्या क्या मांगते हैं भगवान जाने। लेकिन ये जो मैंने केवल एक उदाहरण दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अभी कोविड के समय हमारे टीके लगे, तो हमारा जो क्रम है उसके उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर, तो नई तकनीक की जरूरत भी है और इस देश के साथ जुड़ करके उन सारी बातों को सोच के चलने की जरूरत है। इसलिए माननीय मोदी जी के समय कहाँ 10वें नंबर पे भारत था और आज 4थे नंबर पे, कुछ दिन बाद 3रे नंबर पे पहुंचेगा। अब तो 1 नंबर की लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। यहीं से मुख्यमंत्री जी मैं एक और चीज़ उठाता हूं कि आपने यूपीआई की बात की। यूपीआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, कि जो हमारे देश में और हम दूसरे देशों को उसे दे रहे हैं, दूसरे देश हमसे ले रहे हैं कि यूपीआई टेक्नोलॉजी से कैसे हम पैसा एक दूसरे को दे सकते हैं। और एक आपने और बात कही थी कि निशाना लगाता है इजराइल, लेकिन हमने देखा कि हमारे देश ने अभी जब पाकिस्तान को धूल चटाई तो किस तरीके से देश में बने हुए जो हथियार थे, जो स्वदेशी हथियार थे, उससे हमने ये सारा काम किया। आकाश, और मैं आपको भी देख रहा था, सुन रहा था कि आप भी स्वदेशी के लिए काफ़ी फोकस्ड हैं। आप चाहते हैं कि प्रदेश में, देश में हम खुद ऐसी चीज़ें बनाएं जो हम खुद उसका उपयोग करें, ज़्यादातर विदेश से ना लें। उसमें आपका क्या विचार है, वो मैं जानना चाहूँगा। नहीं, ये बिल्कुल आपने कहा कि आज के समय में इसी बात का उत्तर हमको देखना है और इसी पे हमको दृढ़ता के साथ रहना है। हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हमारे देश की जितनी भी उपभोक्ता सामग्री है वो हमारे देश में निर्माण हो जाए और हमारे देश का 1 पैसा भी कोई विदेश के लोगों के लिए जब तक की ज़रूरी नहीं हो तब तक वो हमारा। अदरवाइज क्या होगा कि हम इस दौर में पहुंच गए हैं जब हमारी अपनी बौद्धिक क्षमता, सभी प्रकार की व्यवस्था भारत में वो सब कुछ है जिसके बारे में बहुत लंबे समय तक हमको अपने उस मूल अतीत से जोड़ने के बजाय डराने का प्रयास हुआ। आज परमात्मा ने ये मौका दिया है कि हमको 10 साल के अंदर, अगर 4थे नंबर से 3रे नंबर पर इस सरकार के पूरे टेन्योर होते होते हम वहाँ पहुँचेंगे, तो आने वाला अमृतकाल का 2047 का टारगेट है। मैं अकेले, अगर आप बुरा ना माने तो बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपये थी और हमारी ये 4 सरकारें निकली, चौथी हमारी सरकार है, आज 1,52,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय अपने मध्य प्रदेश की हुई है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। सिंचाई का रकबा 1956 में मध्य प्रदेश बना, 47 में देश आज़ाद हो गया। मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था, जबकि ये 247 से ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश से पूरे देश में जलराशि पहुँचाती है। और बल्कि ये गंगा, जमुना, बड़ी बड़ी नदियाँ जिनकी धारा एकदम से आगे विकराल रूप महासागर की तरह लेती है, उनकी जलराशि भी हमारे यहाँ से जाती। लेकिन ये 2002-03 तक 7 लाख हेक्टेयर, जब हमारी सरकार बनी तो 44 लाख हेक्टेयर हमारे माननीय उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, और ये हमारी सरकार बनने तक। और जो 56 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर का मैंने बताया आंकड़ा, वो हमने 1.5 साल में हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया, अकेले 1.5 साल में अपने मध्य प्रदेश के अंदर। उसमें लोकसभा चुनाव भी चला गया और ये विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान, चाहे केन बेतवा हो, पीकेसी योजना हो, अब महाराष्ट्र के साथ अपनी ताप्ती योजना हो, ऐसे सब मिला करके तो
बड़े पैमाने पर जितनी प्रतिभा है आप सबके माध्यम से, मैं अभी कई सारे उद्योगपतियों से मिला हूँ। बहनों, आपके लिए तो और संभावना भी है। हमने अपनी इंडस्ट्री में, अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे तो आपको उसमें कई प्रकार की रियायतें देने वाले हैं। हमने ये प्लान बनाया है कि अगर सामान्य पुरुष उद्योगपति लगाता है तो बहन लगाएगी तो 2% ब्याज दर आपसे और कम लेने वाले हैं, आपको प्राथमिकता देने वाले हैं। कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं आप। कई प्रकार के काम की आज बहुत अच्छी संभावना है जी। मैं इतना ही बोलूँ। कुछ बस छोटा सा, कुछ छात्राएं भी आपसे पूछना चाहती हैं। सबसे पहले मैं उज्जैन से मुस्कान जायसवाल, क्या पूछना चाहती हैं आप? ये मुस्कान में सब मुस्का लेंगे तो ठीक रहेगा, बाकी को मत देना। थोड़ा समय की समस्या हो जाएगी। हाँ बस ठीक। एक मुस्कान को जरा ताली वाली बजाता बेटा, तुम्हारा प्रतिनिधि एक बोल रहा है, कोई ना कोई। एक ही मिनट, चालू ऐसे है। पूछिए, आवाज आके आके आगे आके ऐसे पूछिए जोर से। हाँ जल्दी जा। और इतनी सारी डिग्रियां भी ली हैं सीएम साहब ने। मेरे को डांट पड़ी, इसका हिसाब तुमको लेना है। देखिए आप। देखो बेटा, ये बड़ा जोरदार अपने लिए प्रश्न आपने सबके लिए भी है। एक तो क्या होता है कि किसी से डांट पड़े और हम उससे लज्जित हों, उसके पहले हमसे कोई गलत होती तो परमात्मा हमारे अंदर ही है, वो हमको एहसास कराता कि ये हमसे चूक हो गई। लेकिन ये बात भी सही है कि हम अपनी उन चूक से अगर उसको नज़रअंदाज करेंगे तो गलती हो जाएगी, उससे बाहर आने की ज़रूरत। इसलिए डांट पड़ती है या मार्गदर्शन मिलता है, हमको अपने आप को अपने से बड़े जिनको सिलेक्शन करते हैं उनके आगे हमारा समर्पण होना चाहिए। माता पिता के प्रति भी वही होना चाहिए। मैं इस बात के लिए भाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता यद्यपि इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो मेरे को पढ़ते हुए देख करके खुश हो जाते थे। तो कई सारे मामलों में कहीं मेरी इससे चूक हो जाती तो वो याद दिला देते कि बेटा जरा ये तुम्हारी किताब रह गई है। तो अच्छा लगता था मेरे को डांटना। तो मेरे को, मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा सा मेरा भाग्य अच्छा है कि मुझे डांट कम पड़ी। लेकिन मुझे जब भी ऐसा भी एहसास हुआ तो मैंने उसी भाव से लिया। मैं समझता हूँ कि माता पिता की डांट तो आशीर्वाद है, वो हमको सदैव लेते रहना चाहिए। क्या बात है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत जवाब धन्यवाद, दिया। बहुत धन्यवाद। और बच्चियां जो हमको प्रतिभावान है उनको इससे मार्गदर्शन मिला होगा आपके वचनों से। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। बस एक मिनट मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय सुरेश गोयल सर से और दिनेश गोयल सर से कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार प्रकट करें एक स्मृति के साथ में। जी 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 जी। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इतना समय दिया है, आज उनका बहुत ही बिजी स्केड्यूल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सब अपने स्थान पर हैं। ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हो रहा है, एक और सेशन होना है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में, जोरदार तालियां, अभिनंदन हम उनका करते हैं। उनका एक सेशन होना है। आप सभी अपने स्थान पर बने रहिए, कृपया आप सभी अपने स्थान पर बने रहिए, अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। मैं आप सब की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मंच तक आने के लिए और आप सबको स्नेह मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने वक्त निकाला बेटियों के सम्मान के इस मंच पर आने के लिए और मार्गदर्शन दिया है।